हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम डियर स्टूडेंट ऑन यूट्यूब चैनल फिजिक्स डेली कन्हैया। तो मैं हूं केवी सर और आज हम लोग बातें करने वाले हैं बच्चों ग्रेविटेशन की। ओके, तो ग्रेविटेशन चैप्टर को थोड़ा सा जानने से पहले थोड़ी सी सिमिलरिटीज देखते हैं, किस किस चैप्टर के साथ इसकी सिमिलरिटीज होंगी, थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। जो ग्रेविटेशन चैप्टर है बेसिकली इसमें, और जब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है, तो इसमें काफी सिमिलरिटीज मिलेंगी आपको। और जब हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म में, है ना, तो इन तीन चैप्टर में काफी सिमिलरिटीज आपको मिलेंगी। जैसे हम लोग बात करेंगे जब फोर्स की, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे, ठीक है ना, उसी तरह से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की बात करेंगे, उसी तरीके से हम लोग मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे। उसी तरह से बच्चों हम लोग जब बात करेंगे फील्ड की, तो ग्रेविटेशनल फील्ड, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी चीज कहीं न कहीं कुछ ना कुछ सिमिलर आपको मिलेंगी। तो ये बेस है, अगर आप यहाँ समझ लेते हो तो जैसे सेकेंड ईयर का पहला चैप्टर पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैट्स, तो उसमें काफी चीज आपको समझ में आएंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में हालांकि आप लोग पहले से थोड़ा सा तो पढ़े ही होंगे क्लास 9th में। ओके, क्लास 9th में ग्रेविटेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा बच्चों आप लोगों ने कि ग्रेविटेशनल चैप्टर क्या बोलता है, क्या है ये, है ना। तो ये सारी चीज आप पढ़े होंगे। वेट बच्चों, जरा मार्कर जो है अच्छा वाला दे दो भैया। ओके, चलो, तो हम लोग ग्रेविटेशन में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से स्टार्ट करेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है ना। जैसे बच्चों एक चीज और समझते हैं, हम लोग यहाँ पे जो बातें करेंगे वो पॉइंट मास के लिए करेंगे, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रोस्टैट में जाते हैं तो हम लोग पॉइंट चार्ज की बात करते हैं। तो हम लोग पॉइंट मास को लेकर के न्यूटन साहब ने एक रूल दिया था जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उन्होंने बताया था कि अगर दो हमारे पॉइंट मासेस हैं, उनको हम किसी डिस्टेंस पर रख दें तो वो एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। जबकि इलेक्ट्रोस्टैट में क्या बताया था इन्होंने कि दो पॉइंट चार्जेस को अगर किसी पॉइंट पे रख दें, किसी डिस्टेंस पे रख दें, तो इनके लाइन ज्वाइनिंग में क्या होता है कि अगर सिमिलर चार्जेस हैं तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है, और अनलाइक चार्जेस हैं तो बच्चों अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केवल अट्रैक्टिव फोर्स लगता है बच्चों। जैसा कि मैं बात करूं, न्यूटन साहब ने जो बताया था उसी की चर्चा हम लोग करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात हम लोग करेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बच्चों, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, ये पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल है बच्चों, ठीक है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि अगर दो पॉइंट मासेस हैं, ये m1 एंड ये हमारा m2, ओके, और इन दोनों को अगर मैं r डिस्टेंस पे रख दूं तो न्यूटन साहब ने कहा था क्या होगा भाई, क्या होगा, इनके बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा Fg, वो क्या होगा, Fg वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दो मासेस के मल्टीप्लीकेशन के, m1 m2, और क्या होगा भाई, ये जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके 1/r² के। और इन दोनों को बच्चों, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग एक साथ रखें तो ये जो बच्चों ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ जाएगा, ये प्रोपोर्शनलिटी को हटा करके इसको रिप्लेस कर देगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं Fg = कैपिटल G m1 m2/r², ठीक है बच्चों। ये क्या आ गया बच्चों, ये आ गया कैपिटल G m1 m2/r²। कैपिटल G क्या है, कैपिटल G को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके, ठीक है बच्चों। ये हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा, इसका अगर मुझे यूनिट निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे और इसकी वैल्यू क्या होती है ये जरा देखते हैं बच्चों। इसकी जो वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है कैपिटल G की, वो होती है 6.67 × 10⁻11। ओके, अभी इसका जो यूनिट आएगा उस यूनिट की चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन पहले इसका हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू जान लेते हैं, 6.67 × 10⁻11। ओके, और अगर इसको मुझे यूनिट निकालना बच्चों तो यूनिट हम लोग कैसे निकालेंगे, कैपिटल G को मैंने इधर रखा, एंड ये फोर्स है, ये लेंथ है, इसका मल्टीप्लाई कर दें तो Fg × r² बाई बच्चों क्या आएगा, m1 × m2, यही तो आएगा। और देखो बच्चों, और क्या मैं कर सकता हूं इसमें, यहाँ पे बच्चों अगर हम लोग क्या करें, F को किसे मेजर करते हैं, F को किसे मेजर करते हैं, न्यूटन में। तो ये न्यूटन रख दिया मैंने इसकी यूनिट, लेंथ को मीटर में, तो क्या होता है मीटर का मीटर स्क्वायर हो जाएगा,
अपॉन ये मास को केजी में मेजर करते बच्चों, तो केजी इंटू केजी क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो ये आ गया केजी स्क्वायर। तो आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि जी की जो यूनिट हुई वो क्या होगी बच्चों, वो हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। ओके, तो ये जी क्या है हमारे पास वैल्यू आ गई और ये जी की हमारी पास यूनिट आ गई। अब बच्चों एक चीज और देखना है अपने को, क्या कि जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। कई बार पूछा हुआ बच्चों, कैपिटल जी का डायमेंशनल फार्मूला की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या लिखेंगे। न्यूटन का क्या होता है बच्चों, न्यूटन का डायमेंशनल फार्मूला F इक्वल टू m इंटू ए। m को हम लोग मास को m से दिखाते हैं, एक्सेलरेशन L(T)⁻²। ये सारी चीजें हम लोग डायमेंशन वाले चैप्टर में कर चुके हैं बच्चों। अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज एक बार जाके डायमेंशनल का जो हमने लेक्चर किया है यूनिट एंड डायमेंशन का, उसको आप जरूर देख लो, है ना। तो mLT⁻², है ना। तो यहाँ पे अगर वैल्यू हम लोग पुट करें तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका तो ग्रेविटी डायमेंशन क्या होगा, 1 होगा, यूनिट ही होगा बच्चों। लेकिन न्यूटन का क्या हो जाएगा, न्यूटन F फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, और इसी को तो आप लोग न्यूटन बोलते हैं। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा mL(T)⁻², इसका डायमेंशन ये आ गया। एंड मीटर का डायमेंशन क्या होगा बच्चों, मीटर का तो मीटर स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा बच्चों, इसको लिखूंगा L स्क्वायर बाई केजी। क्या भाई, केजी स्क्वायर किसका है, वो है मास का। तो मास को हम लोग कैसे दिखाते हैं, केजी को किससे दिखाते हैं, m से। तो ये हो गया बच्चों m स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत बच्चों किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो बच्चों, ये L स्क्वायर है, यहाँ पे L है, ये m स्क्वायर है, ये ऊपर जाएगा तो m पे पावर -2, m पे पावर 1 है, तो कितना आ जाएगा फाइनली बच्चों, m पे पावर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और ये L स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, तो कितना आ जाएगा L पे पावर कितना बच्चों 3 एंड T पे पावर -2। तो ये कैपिटल G का बच्चों डायमेंशन आ गया। दिस इज द डायमेंशन ऑफ कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिए। मैंने कहा था कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल है, एंड ये क्या करता है, केवल और केवल अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। ये फोर्स क्या होता है बच्चों, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ओके, इसको नोट करिए, और भी चर्चा हम लोग करते हैं, और भी डिटेल में चर्चा करते हैं इसकी, थोड़ी सी नोट करिए बच्चों, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अट्रैक्शन होता है बिटवीन m1 एंड m2, ये बातें तो हम लोग जान ही गए हैं, ठीक है। तो ये बात हम लोग बोल सकते हैं कि दो पॉइंट मासेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, विथ ईच अदर। ठीक है बच्चों, नोट हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़े। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग जान लें, नोट कर लो तब, ठीक है, नोट कर लो बच्चों। ओके ओके बच्चों, नोट कर लिया तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, अब एक चीज अपने को समझ में आया कि यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, ठीक है, और यहाँ पे फोर्स लगेगा, इन दोनों का बच्चों मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है। अब इसके साथ इसी के बेसिस पे हम कुछ जो है बच्चों इसकी क्या बोलते हैं प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। तो नोट कर लो, आप हेडिंग डाल सकते हो, क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। आप हेडिंग डाल दो बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा लगता है, पहली बात तो हमने बताया कि ये केवल और केवल अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो पहली प्रॉपर्टी होगी कि ये फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। दूसरी बात तो हम क्या बोल रहे थे कि यहाँ पे जो रेंज है, रेंज के लिए ये कोई मतलब एक बोल सकते हो कि रेंज जितना भी चाहे हो सकता है, रेंज के लिए बाउंडेड नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट है रेंज बाउंडेशन से। तो ये इन दोनों के बीच का जो रेंज है वो चाहे जितना रख लो, ठीक है बच्चों। तो दूसरा हो गया। तीसरा क्या हो गया कि इनके बीच मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कैपिटल जी जो है कहीं मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये फोर्सेस ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करते हैं कि दो पॉइंट मासेस के बीच हम लोगों ने क्या मीडियम रखा है। जबकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट की बात करेंगे बच्चों तो वहां पे मीडियम की बात करेंगे, बट यहाँ पे कोई हम मीडियम की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ कोई मीडियम नहीं होता है, ये मीडियम इंडिपेंडेंट होता है। और चौथी बात मैं क्या बोलूंगा, चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि बच्चों ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ये फॉलो करता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप पढ़े ही होंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, अभी हम लोग यहाँ पे भी बात कर लेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, ठीक है बच्चों।
और पहली बात ये होगी। और नेक्स्ट बात ये बच्चों इसके बीच का कि ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है बच्चों, और कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है, और ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, रेंज के लिए बाउंडेड नहीं है, रेंज बहुत चाहो जितना रख लो, है ना। और इनके बीच जो फोर्सेस लगेंगे वो हमेशा कैसा लगेंगे, वो अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगे। दोनों पॉइंट मास के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा बच्चों, ठीक है। तो नोट करिए, और नोट तो कर ही लिया होगा जो जो पॉइंट मैंने बोला है ना। तो ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है जरा हम लोग उसको भी समझ लेते हैं। इसको मैं हटा दूं, ओके, इसको मैं हटा देता हूं बच्चों, या फिर हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे अगर हम लोग बात करें टोटल फोर्सेस की, है ना, एफटी की, और ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स रखे हुए हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि वहां पे जो फोर्सेस लगता है बच्चों, है ना, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है कि F1 का प्लस प्लस F2 का प्लस, और ऐसे F3 का भी क्वेश्चन साथ इसको और भी समझेंगे, ये Fn तक जाए, ठीक है, तो उनका सम हम लोग निकाल लेते हैं। दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर नहीं समझ में आया बच्चों तो आप एक बार जाके मेरे किसमें काइनेमेटिक्स वाले में पढ़ाए होंगे, या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, या फोर्स वाले में पढ़ाए होंगे, या फिर हम इलेक्ट्रोस्टैट में जरूर पढ़ाएंगे, ठीक है, या फिर यहाँ पे भी बता दे रहे हैं बच्चों। तो ये होता है, इसको पहले हटा देता हूँ मैं, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब समझते हैं जरा, इसको मैं हटा देता हूँ बच्चों, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लगेगा, जल्दी से हम लोग उसको खत्म कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को 2 मिनट का टाइम लगेगा बच्चों, जो खत्म कर लेते हैं। चलो बच्चों, तो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि अगर डिफरेंट पॉइंट मासेस हैं, ठीक है, m1 m2 m3, ओके, और यहाँ से किसी फोर्स पे इन पे सब पे फोर्स लग रहा है, किसी पे m1 लग रहा है, किसी F1 लग रहा है, किसी पे F2 लग रहा है, किसी पे F3 लग रहा है, तो ये सभी फोर्सेस का जो नेट फोर्स होगा बच्चों वो क्या होगा, ठीक है, वो F1 प्लस F2 प्लस F3, और जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे उतने तक का हम लोग सम कर लेते हैं। अच्छा, ये क्यों अप्लीकेबल हो सकता है, जरा ये भी देख लेते हैं। जैसे बच्चों जब हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, तो जरा समझते हैं ये क्यों लगा सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जैसे जब दो मासेस हैं, ये m1 एंड m2, ठीक है, इस पे मान लीजिए लग रहा है फोर्स F, ठीक है, अगर तीसरा मास यहाँ पे है, ठीक है, तीसरा मास है F3, तो इन दोनों के फोर्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, इन दोनों के फोर्सेस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर हम इसकी और M3 की बात करें तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्सेस इन दोनों के फोर्सेस पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जब ये प्रॉपर्टीज है इसका, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अपन लोग लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी यही कहता है कि इंडिविजुअल मासेस पे चाहे इंडिविजुअल बॉडीज पे लगने वाले फोर्सेस का सम हम लोग इंडिविजुअल फोर्सेस पे लगने वाले, इंडिविजुअल बॉडी पे लगने वाला जो फोर्स होता है, बाकी किसी अदर बॉडी के फोर्सेस से कोई भी इस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो उसका सम हम लोग कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअल बॉडी के फोर्सेस के सम से, ओके, उसका रिजल्टेंट आता है, रिजल्टेंट फोर्स। तो हम लोग यहाँ पे इसीलिए इसको लगा सकते हैं, है ना। तो चलो अब जरा एक क्वेश्चन बात कर लेते हैं, एक छोटे से क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग, है ना। चलो बच्चों, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन ये है बच्चों कि यहाँ पे एक मास है, ठीक है, ये मास m है, ओके, और दूसरा जो मास है इसको हम लोगों ने क्या करा है कि वो ब्रेक कर दिया है। अगर कैपिटल M है, समझ लिए कैपिटल M मास है, ठीक है, इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है, किसमें, M और कितना M में, और दूसरे वाला कितना हो जाएगा, फिर हो जाएगा कैपिटल M माइनस M। यही तो बच्चों, अगर मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ, कैपिटल कोई मास है कैपिटल M का, उसको दो पार्ट में ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है, तो एक पार्ट मैंने जो ब्रेक किया वो M है, तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, M माइनस M हो जाएगा, ठीक है। और एक बात और देखो बच्चों, यहाँ ये इन दोनों को कोई एक डिस्टेंस मैंने रख दिया R डिस्टेंस पे, तो आपको बताना है कि व्हाट विल बी द रेशियो बाई M इफ क्या, कि बच्चों यहाँ पे M की वैल्यू, ठीक है, अगर कैपिटल M माइनस M होती है तो फोर्स की वैल्यू क्या मिलती है, यहाँ पे मैक्सिमम मिलती है। तो लगाना बच्चों यही, बताइए क्या होगा, ठीक है, M बाई M की वैल्यू अपने को पूछा हुआ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये रेशियो पूछा हुआ है, हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, सबसे पहले तो यहाँ पे हम फार्मूला लगा सकते हैं, एफ जी इक्वल टू कितना, स्मॉल m और क्या, सॉरी कैपिटल G यहाँ पे ना बच्चों, कैपिटल G एंड और क्या लिख सकता हूँ मैं, m
माइनस एम स्मॉल एम इंटू एम बाई आर स्क्वायर। ओके, और एक बात और देखो बच्चों, ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब ये वाली ये इसको जब फॉलो करेगा स्मॉल एम इक्वल टू कैपिटल एम माइनस एम। ठीक है, ये फोर्स मैक्सिमम तब होगा जब ये स्मॉल एम की वैल्यू कैपिटल एम माइनस एम के इक्वल होगी। तो अब बताओ, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अगर इतना आ जाए तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर मैक्सिमम होता है तो। ठीक है, तो आप यही से आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो बच्चों, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। देखो यहाँ से तो ये मैक्सिमम वैल्यू हमको मिल रहा है इस कंडीशन पे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, m इक्वल टू कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। इसको इधर शिफ्ट करो तो 2m इक्वल टू कैपिटल एम। अपने से क्या पूछा है, कैपिटल एम बाई एम का रेशियो, तो मैं लिख सकता हूँ कैपिटल एम बाई एम इक्वल टू क्या 2:1। या कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछता है स्मॉल एम बाई कैपिटल एम, तो लिख लो 1/2, है ना। तो रेशियो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं एक और अच्छे से क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसको मैं हटा दूं, चलिए इसको मैं हटा देता हूं बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर ये 3 पॉइंट मासेस हैं, ठीक है 3 पॉइंट मासेस हैं जो एक दूसरे से, ये 3 पॉइंट मासेस हैं, ये m, यहां पे भी m और ये भी m। ओके, ये 3 पॉइंट मासेस हैं, ठीक बात। और ये एक दूसरे से मैं कहता हूं कि 2a डिस्टेंस पे रखे गए हैं, ये एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पे रखे गए हैं। ओके, और ये रहा आपका 2a, ठीक बात। और ये एंगल जो बना रहा है इक्विलेटरल है, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों 60 डिग्री होगा। तो आपको बताना है कि किसी एक मास पे नेट फोर्स कितना लगेगा, ये आपको बताना, नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ये m और ये स्मॉल m। तो आप क्या बोलोगे, आप कैसे करोगे बच्चों, देखो अगर मैं इसको बोल दूं F0, इसको भी बोल दूं मैं F0, देखो बच्चों इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो F0 होगा। एंड F0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, कैपिटल G। अच्छा, ऐसे नहीं निकाल पाएंगे हम लोग, है ना, हमको ने को क्या करना है, इसका नेट निकालना है। चलो अभी मैं F नेट रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, F नेट रहने देता हूँ मैं। और F नेट की वैल्यू चलो निकाल भी लेते हैं बच्चों। F नेट की वैल्यू कितना हो जाएगा, कैपिटल G और कितना m स्क्वायर बाई 2a का स्क्वायर, यही ना, बाई डिस्टेंस 2a स्क्वायर है, 2 है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, कैपिटल G m इंटू एम स्क्वायर था, m स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। ये F0 की वैल्यू आ गई। ठीक, अब मैं रिजल्टेंट की बात करूं, रिजल्टेंट की, तो बच्चों देखो इन दोनों का रिजल्ट कहाँ आएगा, यही तो आएगा F नेट। और F नेट क्या लिख सकते हैं हम लोग, F नेट लिख सकते हैं, ये हम लोग पढ़े भी हैं। ये देखो दोनों फोर्सेस इक्वल हैं बच्चों, ये भी फोर्स देख लो कितना आएगा, यहाँ पे भी F0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये m कैपिटल G m स्क्वायर बाई 2a का स्क्वायर, तो बोलूंगा मैं 4a स्क्वायर। तो दोनों फोर्सेस देखो बच्चों इक्वल हैं, चाहे इस फोर्स की बात करूं मैं या इस फोर्स की बात करूं। ठीक है, तो F नेट इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, बताओ बच्चों, ये वेक्टर वाला तो पढ़ा ही होगा तुम लोगों ने, इनके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूँ F0 का स्क्वायर प्लस F0 का स्क्वायर प्लस 2 F0 कॉस, और कितना, इनके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। ओके, 2 cos 60 डिग्री। ओके, यही तो मैं लिखूंगा बच्चों, यही तो लिखूंगा। अरे ये वाला फार्मूला याद होगा ना, ये एक F0 इधर लग रहा है, F0 इधर लग रहा है, दो वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री है, वेक्टर में पढ़ा ही होगा आपने। तो बच्चों देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ F0 नेट इक्वल टू कितना, ये 2F0 स्क्वायर, 2F0 स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो बच्चों 2F0 स्क्वायर है, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये कट गया, तो बचा कितना F0 स्क्वायर और 2F0 स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि F0 अंडर रूट 3। तो बच्चों यहाँ पे जो F नेट लग रहा है, F नेट की वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है F0 अंडर रूट 3, और F0 की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, ये आई है। तो मैं रख दूं G m स्क्वायर बाई कितना 4a स्क्वायर इंटू कितना अंडर रूट 3। तो ये वैल्यू किसकी आ गई बच्चों, ये F नेट की वैल्यू आ गई, है कि नहीं, ये F नेट की वैल्यू आ गई। या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो, यहाँ पे 30 का वो कर लो, F0 cos 30 डिग्री, F0 cos 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 2F0 cos 30 डिग्री। लेकिन आप ऐसे करो, ज्यादा आसान है कि नहीं। तो आप नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये F नेट की वैल्यू आ गई, ये F नेट की वैल्यू आ गई। ओके, अब नोट हो गया, तो एक चीज और करते हैं बच्चों। अब कई बार ये कहता है कि ये तीनों मासेस जो बच्चों, ये सर्कुलर पाथ पे ऐसे मूव करते हैं।
विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कई बार ऐसे क्वेश्चन देता है, ये तीनों मासेस सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, और ये क्या बना रहे हैं, इनको जब हम मिलाते हैं तो ये बना रहे हैं क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल, जैसा कि आप लोगों को देखा है। ठीक है, तो अब बताइए कि ये जो मास है वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, ये पूछता बच्चों, कितनी वेलोसिटी से ये मूव कर रहा होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों कि इस पे जो, अच्छा ये अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स ये मूव कर रहा है ऐसे। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, इसको मैं हटा दूं क्या, इसको मैं हटा दूं या इधर का कुछ हटा देता हूं। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि उस वेलोसिटी को बताइए जिस वेलोसिटी से ये हमारा मास मूव कर रहा है, तो मैं इसको जरा हटा देता हूं। ओके, और हम लोगों ने एफ नेट की वैल्यू देख लिया है, एफ नेट की वैल्यू कितनी आई है, ये यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जो भी इंफॉर्मेशन अभी हम लोगों ने पाया है। एफ नेट इक्वल टू हम लोगों ने पाया है एफ नॉट अंडर रूट 3। ओके, अब मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो बच्चों, जब कोई भी पार्टिकल हमारी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है, ठीक है, यहाँ पे किसकी वजह से मूव कर रहा है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और ये सर्कुलर पाथ में तीनों मासेस मूव कर रहा है, कह रहा है कि ये पॉइंट मासेस जो है किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्सेस पे आ रही है, तो बताइए किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखो तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एफ इक्वल टू जो हमारा फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना, mv² बाई आर, है कि नहीं। और ये जो फोर्स होगा, नेट फोर्स जो होगा वो किसका होगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ क्या, नेट फोर्स कितना आया था ग्रेविटेशनल फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स का नेट फोर्स आया था एफ अंडर रूट 3, यही तो आया था बच्चों। तो मैं यहाँ इस फोर्स की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, एफ अंडर रूट 3 इक्वल टू क्या, mv² बाई आर, और एफ की वैल्यू, एफ नॉट की वैल्यू कितनी आई थी, एफ नॉट की वैल्यू आई थी जी m² बाई 4a²। ओके, और इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, mv² बाई r²। यहाँ पे देखिए जो बच्चों a दिया था, इनके बीच का डिस्टेंस दिया था, और ये जो r है वो ये है बच्चों, ये डिस्टेंस r है। अब मुझे r निकालना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, r निकालना पड़ेगा। r मैं कैसे निकालूंगा बच्चों, देखो ये हमारा a हो गया, यहां से लेकर यहां तक तो ये हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा आगे बढ़ाओ बच्चों, ये r, ठीक है, ये यहां से लेके यहां तक तो बच्चों हमारा a हो गया, इसको मैंने r माना है, ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इस ट्रायंगल में, देखो बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, इस ट्रायंगल में क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इस ट्रायंगल में cos 30 डिग्री इक्वल टू कितना, a बाई आर, या r की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, a बाई cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, √3/2, a बाई √3/2, 2 पर चला गया तो कितना बचा बच्चों, 2a बाई √3, ये r की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पे अगर हम पुट कर दें तो हमें मिल जाएगा, हमें v की वैल्यू पता चल जाएगी। तो चलिए रख देते हैं बच्चों, तो मैं यहाँ पे रखूं, अच्छा एक m से एक m कैंसिल मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तो कितना बचा हो, gm बाई 4a² इक्वल टू क्या, v² बाई r की वैल्यू कितनी आई है, 2a बाई √3, तो 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 4a², और √3 का कितना हो जाएगा, 3 को मैं ऊपर लेके चला जाता हूँ, ये आ गया ऊपर, है ना। अब देखो बच्चों ये 4a² कैंसिल आउट हो गया, तो v की वैल्यू कितनी बची, gm बाई 3 इक्वल टू क्या, ये स्मॉल है, स्मॉल m है, ओके, ये स्मॉल m है, इक्वल टू v², एंड v की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, v की जो वैल्यू आ जाएगी √gm बाई 3 मीटर पर सेकेंड। इतने से ये हमारा जो मास होगा वो क्या होगा, वो रिवॉल्व करेगा बच्चों। तो इसको नोट करिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे अपन लोग, अवसम क्वेश्चन जो होते हैं उसको अपन लोग करने वाले हैं। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ता हूँ, नोट करो बच्चों, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। ओके, अच्छे क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, नोट कर लो बच्चों, चलो नोट करो और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, चलो बच्चों, तो अब हम लोग क्या देख सकते हैं कि सेम क्वेश्चन बच्चों हम लोग 4 पार्टिकल के लिए कर दें। चलो इसको मैं हटा देता हूं, सेम क्वेश्चन हम लोग 4 पार्टिकल के लिए कर लें, तो देखो क्या होगा बच्चों, है ना, और वो स्क्वायर पे हूं, जैसे मैं बोलता हूं ये m,
ये हमारा m, ये m है, ये भी m है, ओके। और ये जो है ये स्क्वायर बनाना चाहिए बच्चों, ठीक है। चलो मैं स्क्वायर बना लेता हूँ। ये m है, ये m है, और बच्चों यहाँ पे जो पार्टिकल है वो भी m है, यहाँ पे जो पार्टिकल है वो भी m है बच्चों। तो अब बताओ, अगर इनके बीच का डिस्टेंस a है बच्चों, ये इनके बीच का डिस्टेंस a है और ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं, ओके, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उस वेलोसिटी की वैल्यू बताना है, ठीक है, अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो आपको बताना है क्या, कि अब बताना है कि क्या होगा हमारा वेलोसिटी की वैल्यू और नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। बच्चों देखो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ये हमको एफ नॉट, इसको हम मान लें, इसको हम लोग एफ नॉट मान लें, ठीक है। दोनों इक्वल मान ले रहे हैं, क्यों मान ले रहे हैं देखते हैं जरा, इन दोनों के बीच देखते हैं एफ नॉट की वैल्यू कितनी आती है। एफ नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, कैपिटल जी एम ए एम इंटू एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ओके। और यहाँ पे भी निकालना चाहूँ तो एफ नॉट इक्वल टू कितना आएगा, कैपिटल जी ये एम एम स्क्वायर बाई कितना ए स्क्वायर। बच्चों अब एक चीज और देखो, इन दोनों का कांस्टेंट रिजल्टेंट वैल्यू तो इधर लगेगा ही, ठीक है। इसको अगर हम मिला दें तो इधर तो लगेगा ही, इसको मैं F1 बोल देता हूं, ठीक है। और लेकिन बच्चों F2 इसके और इसके बीच का एक फोर्स भी तो लगेगा F2, और F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, कैपिटल जी एम इंटू एम, तो बोले तो एम स्क्वायर बाई, अब ए की जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये ए है और ये है, तो ये डायगोनल कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर, तो क्या लिख सकता हूँ, ए अंडर रूट 2 लिख सकता हूँ क्या, है ना, ये तो लिख सकता हूं। तो अब क्या हो जाएगा, a अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, तो F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी एम स्क्वायर बाई कितना ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, डायरेक्ट लिख लेता हूं 2a स्क्वायर, ओके। तो नेट फोर्स कितना लगेगा बच्चों, यहाँ पे नेट फोर्स कितना लगेगा, देखो एफ नॉट का नेट फोर्स कितना आ जाएगा, एफ नेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, F1 का स्क्वायर जो एफ नॉट है, मतलब ये सॉरी ये एफ नॉट स्क्वायर प्लस एफ नॉट स्क्वायर प्लस 2 एफ नॉट और कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो बचा कितना बच्चों, मैं लिख सकता हूं एफ नॉट अंडर रूट 2, ये तो मैं लिखूंगा, बोलो बच्चों ये तो मैं लिखूंगा। चलो तो अब ये वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर दें एफ नेट पे, मतलब इन देखो बच्चों इन दोनों का तो एफ नेट ये आया, इन दोनों का एफ नेट ये आया, एफ टोटल की अगर हम लोग बात करें एफ टोटल तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा एफ नॉट रूट 2 प्लस कितना बच्चों, प्लस ये F2 है ना, प्लस F2 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा भाई, जरा वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, वैल्यू पुट करिए तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, एफ नॉट का आया था जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ओके, इंटू रूट 2 प्लस F2 की वैल्यू क्या है, जी एम स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, मैं यहां से जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन कर लूं तो कितना बचा बच्चों, रूट 2 बाई 1/2, यही तो बचा, बोलो ये एफ टोटल यही तो बचा, ठीक है। और एक चीज और देखो बच्चों, अगर ये एफ टोटल बचा तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कर ये रहते कि एफ टोटल इक्वल टू क्या लिख रहे थे, एम बी स्क्वायर बाई आर, तो एफ टोटल की वैल्यू रखिए, एफ टोटल की वैल्यू कितनी आएगी, तो एफ टोटल की वैल्यू है बच्चों जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और कितना रूट 2 प्लस 1/2 इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। अब मेरे को कोई बच्चा बताए कि आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं है आर है, तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी बच्चों, मुझे कोई बता दो, मुझे कोई एक बता दो कि यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी बच्चों, यहाँ पे रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ये ए हो जाएगी क्या, देख लो बच्चों ए हो जाएगी क्या, ये बच्चों ये रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a/2 प्लस a/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, a स्क्वायर बाई 4 प्लस a स्क्वायर बाई 4, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, देख लो मुझे बताओ जरा कितना होगा, अब आगे आप ही बताओ बच्चों, ठीक है। चलो तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी, रेडियस से कितने मिल जाएगा, r मिल जाएगा। तो ये बातें आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, जल्दी से बताओ जल्दी से, अगर बच्चों ये बात समझ में आ रहा होगा तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, a हो जाएगा, तो अब मैं लिख सकता हूं क्या, r की जगह पे क्या a,
अब एक चीज देखो बच्चों, ये ए स्क्वायर ने ए को मार दिया, बचा कितना, जी एम स्क्वायर बाई ए, और कितना √2 + 1/2 इक्वल टू कितना, ये m, एक m को कैंसिल कर दिया तो m बचा केवल, और यहाँ पे क्या बचा बच्चों, v स्क्वायर, और v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √GM/a √2 + 1/2। ओके, तो ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, ये आपका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, चलो अब ये बातें मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होंगी, है ना। तो चलिए, अगर समझ में आया है बच्चों तो बहुत अच्छी बात है ना, और इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पॉइंट मास और कंटिन्यूअस मास को या एक्सटेंडेड बॉडी को एक साथ जोड़ के, और उसमें हम लोग वैल्यू निकालेंगे, देखते हैं कितना आता है। नोट कर लीजिए फिलहाल। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच। नोट कर लो बच्चों।